हेलो माय डियर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि आप मेरे पास पढ़ रहे हो। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं खुद टॉपर रहा हूं, तो आपको भी अब इस तरीके से मैंने मॉडल रेडी कर दिया है आपके लिए कोर्सेज का या फ्री लेक्चर्स वीडियो का कि आप खुद भी टॉपर बन सकते हो। ठीक है, रिजल्ट मेरा मोटिवेशन के लिए जरूर देखिएगा। एंड ये आपका सोशल वर्क का पेपर है 2024 का। डिटेल सॉल्यूशन देता हूं मैं, एनालिसिस भी देता हूं। सो लास्ट तक देखना। और आज की वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो कि आपके लिए बहुत ही बड़ा फायदेमंद है, देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा होगा, ये चूंकि गवर्नमेंट का ऑफिशियल आंसर की ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, तो ये ऐसे आपको दिखेगा। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये क्वेश्चन पेपर है। बट हमारा जो सॉल्यूशन है ई बुक आपको मिलेगा, वो कैसा मिलेगा वो हम आपको दिखाते हैं। सो आपने देख लिया कौन से मोटर स्टेज में क्या होता है। क्वेश्चन अगर फिर से देखना हो तो यहां मैंने रखा हुआ है। देखो, जीन पियागे एक स्कॉलर है, जीन पियाजेट भी पढ़ते हैं बच्चे लोग, जीन पियागे कहते हैं उन्हें, है ना। उन्होंने एक इन्फेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके डेवलपमेंटल स्टेज को कई स्टेज में डिवाइड किया हुआ है। सो फर्स्ट क्या होता है, सेंसरी मोटर स्टेज। आपने कभी छोटे बच्चे को देखा होगा, वो अपने हाथ को ऐसे ऐसे देखते हैं पहले, उनको लगता है कि ऐसे ये हम ही ऑपरेट कर रहे हैं क्या। अगर जैसे मेरे घर में छोटी बेटी है मेरी, तो उसको ऐसे मैं करता हूं तो वो नहीं कर पाती है अभी। मैं ये एकदम एग्जैक्टली बता रहा हूं, ये मैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आप समझ रहे हो उसको। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी सेंसरी मोटर स्टेज धीरे 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 डेवलप होती है। तो 2 साल की होगी तो कंप्लीट डेवलप हो जाएगी। बच्चे हर चीज कुछ भी दोगे खाना चाहेंगे, क्योंकि उनको देखना, सुनना, छूना, यही 3 सेंस शुरू में होता है। ठीक है, फिर आता है मोटर एक्शंस, यानी हिलना डुलना। फिर वो अपना हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं और सोचते हैं यार ये तो मुझसे ही हिल रहा है। फिर वो कोऑर्डिनेट करते हैं, लास्टली वो कोऑर्डिनेशन करते हैं, क्योंकि आप देखोगे जब वो खड़े होते हैं तो उनका हाथ इधर उधर भागता है। कोऑर्डिनेशन सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, तो सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष तक होता है, इसलिए ए का 4 से मिलान करेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज है इंटरप्रेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग मोटर एक्टिविटी। मोटर एक्टिविटी मतलब चलना, चलाना। मोटर मतलब क्या होता है, चलता हुआ। ठीक है, दूसरा है प्री ऑपरेशनल। देखो, डिटेल सॉल्यूशन में आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे फिर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपसे मिस नहीं हो। ठीक है ना। प्री ऑपरेशनल स्टेज आप समझ लिए। अब सॉरी, आपने सेंसरी देख लिया। अब प्री ऑपरेशनल में क्या होगा, ऑपरेशनल से पहले इस स्टेज में बच्चा बोलना सीखता है, भाषा चित्र का प्रयोग करने लगता है। लेकिन इसमें अनसिस्टमेटिक एंड ईगोसेंट्रिक होता है, यानी उसको जो ठीक लगेगा वही करेगा। वो अच्छा लगने के लिए, प्लेजर के लिए सब कुछ करेगा, जिसको पसंद करेगा उसी के पास जाएगा, है ना। बच्चे क्या करते हैं, देखना, आप दूसरे को भगा देते हैं, हट, ऐसे करेंगे, चलो हटो, ऐसे। कंजर्वेशन पदार्थ का रूप में बदलने की भी मात्रा वही रहती है, नहीं समझ पाता, वो नहीं समझ पाएगा, वो या तो दूध समझेगा या दही, बीच का कोई रिलेशन नहीं समझ पाएगा। तो बी का होता है अनसिस्टमेटिक एंड ईगोसेंट्रिक थॉट। फिर नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट का मतलब ठोस, यानी पक्का वो चलने लगेगा 7 से 11 साल तक। इससे पहले भी बच्चे चलने लगते हैं। इसमें कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरियल, ये सब समझने लगते हैं। सोच लॉजिकल हो जाती है, यानी सोचने लगते हैं अच्छा रबड़ होता है हमारा, उसको कॉपी पे घिस देंगे तो वो कम हो जाएगा, है ना। कटर होता है, उससे ऐसे करेंगे तो नूक निकल आएगी उसकी, पेंसिल की, है ना। ये सब सीख लेते हैं। तो सी का सेकंड होगा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में अगर हम देखें तो साइंटिफिक रीजनिंग, मोरल रीजनिंग, 11 वर्ष से आगे। अब इनमें सही गलत की पहचान होने लगेगी, मोरल रीजनिंग आने लगेगा, भविष्य की प्लानिंग, ये सब यहीं से आता है। अचीविंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग। अब रीजनिंग इनका शुरू हो जाएगा, तो जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अच्छा, ये बाइलिंगुअल भी मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जो हमारा नोट्स होगा, अगर आप मान लो कोर्स नहीं ज्वाइन करते हो, बाई चांस, आप फ्री में भी तो देख ही रहे हो, फ्री में तो सारा सोल्यूशन हम दे ही रहे हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ पीवाईक्यू चाहिए या स्टडी मटेरियल चाहिए, तो वो बाइलिंगुअल है हमारा, आराम से आप प्रिंट करवा के पढ़ सकते हो। ठीक है, अलॉन्ग विथ क्वेश्चन, क्वेश्चन भी हम देंगे और उसका अलग से क्वेश्चन के साथ आंसर और डिटेल सॉल्यूशन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, उस पर जरा गौर फरमाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट के स्कीम से। मैंने आपको पहले भी कहा है, गवर्नमेंट की स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड डैश स्कीम टू कवर चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर सर्विसेज दैट एम्स टू फोस्टर सपोर्टिव एंड सिंक्रोनाइज्ड इकोसिस्टम फॉर ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। मिशन वात्सल्य, मिशन करुणा, मिशन मातृ प्रेम या मिशन बाल कल्याण एवं सशक्तिकरण। तो ये है मिशन वात्सल्य। वात्सल्य मतलब होता है ममता जब दिखाया जाता है माँ के द्वारा, तो उसको कहते हैं। ये किस मिनिस्ट्री ने डाउनलोड किया था, ये आप देख सकते हो। राइट आंसर इज मिशन वात्सल्य। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है ये ऑप्शन। आपके एग्जाम में ये बहुत अच्छे से रहता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको तैयारी करना है तो सिलेबस आपका पिलर है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका मिरर है, याद रखिएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैंने खुद 50 से ज्यादा रिजल्ट इस बार टिस वाले स्टूडेंट्स को आप जाकर के देख लो, खुद वो बताएंगे आपको सक्सेस गाथा। और एक चीज याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिस्टमेटिक सब कुछ है, चाहे आप स्टडी मटेरियल लो, मॉक लो या फिर फुल क्लास ज्वाइन करो, इस पे आपको 60% ऑफ अभी मिल रहा है। अभी मतलब ये डेट आप देख लो कब का है, ठीक है ना। ये पूरे वीक तक सेल रहने वाला है, प्राइस आप देख सकते हो और उस पर आपको ये ऑफर मिल जाएगा। स्ट्रक्चर वाइड अलग अलग फोल्डर में अलग अलग यूनिट की क्लासेज अवेलेबल है। HUQP 21 में 9 यूनिट है, अगर आपने सिलेबस देखा हो, तब नहीं देखा है देख लो, वीडियोस आपको मिल जाएगी इसकी प्लेलिस्ट में। सारा रिसोर्सेज फ्री एंड पेड दोनों है, आपकी मर्जी है। देखो फ्री में भी बच्चों ने पढ़ के रिजल्ट दिया है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन आपके पास समय है, आपका मेंटल कैलिबर, आप फ्री में पढ़ने वाले यूट्यूब से हो कि नहीं, आपको अपनी क्षमता देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो 60% ऑफ के लिए सक्सेस 60 कोड यूज करिएगा, अप्लाई कूपन का ऑप्शन आता है, ऑटोमेटिकली आपको लिखना भी नहीं है, वहां पे दिख जाएगा आपको, है ना। बेस्ट बैचेज, चाहे आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, हाँ स्टडी मटेरियल और PYQ आप अगर ऑनलाइन किसी वेबसाइट से खरीदोगे, अमेजन, फ्लिपकार्ट, तो जनरली आपको 1000 से अबव भी पड़ेगा। यहाँ पे आपको 400-500 में 400 में के आसपास अभी मिल जाएगा, ठीक है। सो ऑफर का फायदा उठा लो भाई, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। नॉन स्टैट्यूटरी एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सर्विस फॉर चिल्ड्रन, ये तीसरा हमारा क्वेश्चन था। आइए देखते हैं क्या है। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन स्टैट्यूटरी एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सर्विस फॉर चिल्ड्रन? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ऑर्फनेज रन बाय NGO, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, JJ एक्ट का मतलब था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, प्रोहिबिशन, क्या होता है इनमें? तो राइट आंसर क्या है इसमें, देखिए नॉन स्टैट्यूटरी एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सर्विस क्या क्या है, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट आंसर ए होगा, जिसमें A एंड D होगा, ठीक है। वो वहां आपको दिख रहा था क्वेश्चन, इसमें A एंड D यहाँ पे एक नंबर में है, तो राइट आंसर यही होगा। अब आप कहोगे सर ये क्यों? तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन तो नॉन इंस्टीट्यूशनल पार्ट ऑफ ICDS है, ठीक है। एंड प्रोबेशन क्या होता है? नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर होता है। अगर वो कोई ऑफेंडर है, लाइक लॉ से उसकी नहीं बन रही है, मतलब जेल गया हुआ है, तो प्रोबेशन पे उसको छोड़ा जाता है कि वो अगर ठीक बिहेवियर करेगा, है ना, तो उसको फिर आराम से ले लेंगे। अब ऑर्फनेज एंड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, ये सब इंस्टीट्यूशनल होते हैं, समझ में आ गया आपको? इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल में, क्योंकि उनके रेगुलेशन के लिए एक्ट हैं, उनको किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन रामसर कन्वेंशन से है। रामसर कन्वेंशन, ये आपको मैं बताऊं तो इन्वायरमेंट वाला क्वेश्चन तो है ही। ये क्वेश्चन किस सेक्टर से आ रहा है? आपने देखा होगा इन्वायरमेंट की एक पूरी यूनिट है, तो इन्वायरमेंट से तो ये है ही, लेकिन ये करंट अफेयर्स का भी पार्ट है, यानी करंट इन्वायरमेंटल आप कह सकते हो। तो रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, तो याद रखिएगा ये वेटलैंड से जुड़ा हुआ है। वेटलैंड डे 4 फरवरी को हम मनाते हैं, जीके अगर आप रिवीजन करना चाहो तो 4 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं। रामसर कन्वेंशन इसी से जुड़ा हुआ है, यही डिटेल आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम तो आप हमें जरूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ भी ना समझ में आए, कुछ हेल्प चाहिए, हमारा फ्री का व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है ना, और फ्री का टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इस पे आपको मेंटोरशिप टाइम टू टाइम, आप डिमोटिवेट ना हो, आप पढ़ाई करते रहो, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है ये सब हम आपको बताते रहेंगे। कैरियर अपॉर्चुनिटी भी आने वाले टाइम में इंक्लूड करने वाले हैं। तो रामसर कन्वेंशन ये क्या करता है भाई? तो 3 ऑप्शन राइट होगा, आप यहाँ देख सकते हो। 1971 में ये हुआ था, ईरान के एक शहर है रामसर, वहीं की अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि पे, आप समझते हो गांव में अगर रहते होगे तो चौर मिलता होगा, जिस जो भी लैंड हमेशा साल भर में 6 महीने 7 महीने उसमें दलदल भूमि रहती है, उसी को कहते हैं, समझिएगा इस चीज को, ठीक है। एडवांटेज ऑफ ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट? दे रेगुलेट टेम्परेचर एंड क्लाइमेट, यानी अमेजन का जो रेन फॉरेस्ट है ना, उसे दुनिया की लंग्स कहते हैं। लंग्स समझना, फेफड़ा कहते हैं उसे, वहां से इतना ऑक्सीजन जनरेट होता है। दे रेगुलेट वाटर साइकिल, दे हिंडर अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी, दे हेल्प इन मिटिगेशन ऑफ फ्लड्स। व्हाट इज द राइट आंसर? बताइए जरा सा, क्या करता है वो? इतने टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जस्ट लाइक यूपीएससी, and many UPSC aspirant is also got selection in DOMS, WN, HEQP 21 through TIS and other institutions, क्योंकि उनकी ये प्रैक्टिस बनी हुई है, ठीक है। तो ये कितना एडवांस लेवल का है, आप क्वेश्चन देखो। तो अब इसके क्या क्या बेनिफिट है आओ देखते हैं। करेक्ट आंसर 2 होगा, ABD। अब इसमें समझते हैं, अमेजन को लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, क्लियर है। तो ग्लोबल क्लाइमेट एंड टेम्परेचर आपको मालूम है ना, आपने जनरल साइंस पढ़ी होगी, तो वायु यानी हवा जो हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं,
तो हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करता है। आपको लगता तो है कि भाई वो CO2 एंड ऑक्सीजन का लेन देन है, बट वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। तो ग्लोबल क्लाइमेट एंड टेम्परेचर, चूंकि लंग्स है वो अर्थ का, तो वो मेंटेन करता है। वाटर साइकिल भी रिचार्ज करता है। इज इट करेक्ट? ठीक है, ओके। फॉरेस्ट डू नॉट हिंडर फूड सिक्योरिटी, ये फूड सिक्योरिटी रोकते नहीं है, ऑल्दो इट सपोर्ट्स, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। चलो, आपको आई थिंक ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, मुझे पूरा यकीन है। नहीं अच्छा लग रहा हो तो हमें जरूर बताइएगा, आई विल रिजॉल्व कि मैं इसे सुधार करूंगा। ठीक है, ये मेरा प्रतिज्ञा प्रण आप समझ लो। मुझे आप जरूर बताओ कि कैसे ठीक करना है, क्या गड़बड़ियां है। नहीं तो आप वीडियो लाइक कर दो, क्योंकि आपके सक्सेस की बात है हमारे इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि मैं खुद लीड करता हूं इस चीज़ को और सक्सेस रेट काफ़ी हाई है। तो मैं चाहता हूं बच्चे फ्री में पढ़े या पेड में पढ़े, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो सही चीज़ पढ़ें। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में स्टेटमेंट है, आराम से वीडियो पॉज करो और इसका आंसर आप कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू प्रोजेक्ट टाइगर? तो ये 1985 में शुरू नहीं हुआ था, क्वेश्चन आपने देख लिया है। ह्यूमन एंट्री वाज स्ट्रिक्टेड, तो ये पहली चीज, सही आंसर को याद भी करो। 1973 में ये स्टार्ट किया गया था। इज इट करेक्ट? नॉट इन 1985। इट्स मेन एम टू प्रोटेक्ट बंगाल टाइगर्स एंड कंजर्व देयर हैबिटाट। नेक्स्ट, दूसरा होगा ह्यूमन एंट्री वाज नॉट कंप्लीटली प्रोहिबिटेड फॉर अ डेकेड, ये भी नहीं है, ये रिड्यूस किया गया था। बट इको टूरिज्म एंड रेगुलेटेड एंट्री, आप देखते हो जंगल सफारी होता है, उसमें हम जाते हैं, शेर चीता ये सब देखते हैं। उसके बाद तीसरा है प्रोजेक्ट टाइगर फॉलोज अ कोर बफर स्ट्रेटेजी, कोर एरिया, नो ह्यूमन एक्टिविटी, फुल्ली प्रोटेक्टेड। तो अब समझिए इसको कि बफर एरिया में अलाउ लिमिटेड कंजर्वेशन फ्रेंडली एक्टिविटी लाइक सस्टेनेबल ग्रेजिंग, एग्रीकल्चर, ये सब यहाँ पे बफर एरिया में डेफिनेटली शो होता है। प्रोजेक्ट टाइगर का कोर बफर स्ट्रैटेजी होता है। कोर एरिया यानी नो ह्यूमन एक्टिविटी, फुल्ली प्रोटेक्टेड होगा, ये ध्यान रखिएगा। आप जब पढ़ोगे इसको, आई थिंक किसी ने यूपीएससी की तैयारी की होगी, तो ये कोर जोन होता है, फिर ये बफर जोन होगा और फिर ये आउटर जोन होता है, जिसमें चारा वगैरह के लिए भैंस वगैरह से लेके लोग आ सकते हैं। जनजाति जो रहते हैं उनको ये पावर दी गई है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, लकड़ी चुन सकते हैं। बट वही देखते होगे कि एनिमल वाइल्ड कन्फ्लिक्ट हो गया, वहाँ पे मार दिया किसी ने। फिर डी जो है वो करेक्ट होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक वायरलेस कम्युनिकेशन, जो टाइगर्स होते हैं उनके गले में वो लगाया रहता है वायरलेस रेडियो डिवाइस, पेट्रोल कैंप्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, ये पोचिंग ऑफ टाइगर्स को बहुत कम किया है आने वाले टाइम में। नहीं तो पहले लोग शेर को मार देते थे। सरकारें लाइसेंस जारी करती हैं, आपको नहीं मालूम होगा, कोई आदमखोर अगर शेर है तो पता करिए, पहले के लोग, उसके लिए सरकार लाइसेंस जारी करती थी, वो अप्लाई करते थे लोग शेर को मारने के लिए। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ोगे तब, पढ़ना दुनिया का सबसे अच्छा चीज़ है, लेकिन सबसे बोरिंग चीज़ भी है, जल्दी मन नहीं लगता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिखा है। ठीक है, अ डिकेड डिक्लेयर्ड एट डिकेड ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑप्शन। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 17 गोल्स हैं, आपको मैं आगे के एग्जाम के लिए बता देता हूँ। नो पॉवर्टी से शुरू होता है, ठीक है ना, और ये 17 हैं। तो प्लीज नो पॉवर्टी, जीरो हंगर 2 है, जीरो हंगर, इसी तरीके से बढ़ बढ़ के आगे जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है, क्योंकि वो पूछ रहा है। देख लो यहाँ भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन है। सो व्हाट इज द ऑफिशियल क्वेश्चन, आइए देखते हैं। तो ये है आपका ऑफिशियल क्वेश्चन। ठीक है, तो 2005 से 15 को डिकेड ऑफ एजुकेशन के रूप में किया गया था। डिकेड ऑफ एजुकेशन ये 1-2 ही होगा, आपको याद करना होगा, मैं करवा दूंगा, कमेंट जरूर करिएगा। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ अकरेंस, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, अर्थ समिट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान। तो कौन सा एनवायरमेंट के रिगार्डिंग एक्ट पहले आया बाद में आया, इसी के रिगार्डिंग अगला क्वेश्चन है। आप यहाँ देखोगे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो आपको अरेंज करना है। अब सोचो आपको ये फैक्ट पूरा अगर याद नहीं होगा, आप कैसे, हाउ यू विल अरेंज। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1981, अर्थ समिट 1992 में, जिसे रियो अर्थ समिट कहते हैं, रियो दे जेनेरियो में हुआ था, तो इसे कहते हैं रियो अर्थ समिट। ठीक है, क्या होता है, रियो अर्थ समिट, ये याद रखिएगा। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनके आने वाले टाइम में मैं वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। ठीक है ना, लाइक कौन सी समिट कब हुई है, समिट, ऑल समिट एट वन प्लेस, आप याद रखिएगा। ठीक है, और कौन से एक्ट हैं, यानी कि एक्ट फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये भी आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, चलो। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002 में आया था, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, ये 2008 में आया है।
नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान 2008 में आया है। क्लियर है ये चीज, ये याद रखिएगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नेशनल सोलर मिशन रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और कौन सी किसकी मिनिस्ट्री है ये आपको बतानी है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर यहां पे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां दिख जाएगा, नेशनल सोलर मिशन कब आया, तो आई थिंक बहुत लोगों को पता भी होगा, 2010। तो आइए इसको देखते हैं, 2010 में ये आया है। फिर अगला जो अगर हम देखेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट, सो आपको मिलेगा रूफटॉप सोलर प्रोग्राम 2015, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी 2006, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स 1982। हु रोट द बुक री इन्वेंटिंग रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका ये हो गया ना मैच, किससे किसको मैच करना है, ए का 2 होगा, ठीक है। अब एक बुक के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन, री इन्वेंटिंग रिवोल्यूशन, तो मैकार्थी या फिर गैल ओमेंट एंड शर्मिला रिजी, तो राइट आंसर इज 1। अब ये आप देखोगे तो सोशल वर्क का डीप क्वेश्चन है, ये यूजीसी नेट में हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। ये सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक्सटेंसिवली दलित एंड वीमेंस मूवमेंट इन इंडिया पे काम किया है। नाम आपका दिख रहा होगा, ये कैसा है, गेल ओम्वेट, है ना। दलित और महिला आंदोलनों पर शोध कार्यों के लिए ये फेमस थे। तो ये इंडिया में इन्होंने काम किया, इसलिए वीवीआई क्वेश्चन था, प्लीज राइट एंड याद कर लो आप इसे। द इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट इज कैरेक्टराइज्ड अंडर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो किस कैटेगरी में आता है, रिवोल्यूशनरी, रिवाइवलिस्ट, रेसिस्टेंस या रिफॉर्म मूवमेंट। तो अगर आप पढ़ोगे ना तो हमारा जो ये हमारा आंदोलन था ये रिवोल्यूशनरी नहीं था। रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट किसका था, भगत सिंह का था। आपको मैं थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस की आइडिया में भी है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनकी पूरी पलटन जो थी वो रिवोल्यूशन, वो कहती थी कि हम रिवोल्यूशन कर देंगे, इनको खत्म कर देंगे यहाँ से, और जो भी शोषण ह्यूमन बाइस द ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसको भी बंद कर देंगे। सो वी हैव नॉट द सोल एम टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। वो कहते थे कि हमें उन लोगों से भी आज़ादी चाहिए, वी वांट टू इंडिपेंडेंट फ्रॉम दैट पर्सन हु यूज्ड टू इनस्लेव पर्सन, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, रेसिस्टेंस मूवमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज ब्रह्मो समाज वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर, ब्रह्म समाज कब की स्थापना कब हुई थी। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको ये दिख भी रहा होगा, तो इसको आप कर सकते हो। कब हुआ था, 1829 में, बी इज द राइट आंसर। सॉरी, ब्रह्म समाज 1828 में हुआ था, ठीक है। और जो सती का एक्ट है, सती प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटीज एक्ट, वो 1829 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, ये किसने लिखा है, ये डैनियल लर्नर ने लिखा है। इज इट करेक्ट, डैनियल लर्नर ने। आपको ऑफिशियल क्वेश्चन दिख जाएगा इस तरीके से, ये आप देख सकते हो। चलो कुछ आपको मैं एक एक्टिविटी देता हूं जो आप करोगे, जो बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको, ये देखो, आपको यहाँ क्वेश्चन धीरे धीरे जैसे ये स्क्रॉल हो रहा है वैसे ही आपको आंसर करना है। इज इट करेक्ट, सभी लोग करेंगे।
इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको कई सारे क्वेश्चन दिख गए ऑफिशियली, ठीक है ना। सपोज दैट ये क्वेश्चन मैंने डिटेल यहाँ आंसर किया है, द पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी, ये किसने लिखा है? डैनियल लर्नर। ऑप्शन 2 है ये राइट आंसर, समझ गए आप। इसका हिंदी वर्जन भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक ऑफ द, ये हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिजुडिसेस एंड स्टेरियोटाइप्स, ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। ये क्वेश्चन मैच करने वाला है, प्लीज इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा और आप कोशिश करिए आपको खुद से करने का। चलो काफ़ी लोगों ने ट्राई किया। डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिसेस, ये सोशियोलॉजी के कुछ क्वेश्चन्स हैं, आप देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया। प्रैक्टिस और एक्ट्स एक्टिविटी रिजल्टिंग इन अनजस्टिफाइड एक्सक्लूजन ऑफ द मेंबर ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप। जब हम किसी को अलग करते हैं, उसको कह रहे तुम अलग हो, हटो, जॉब, रिसोर्सेज, सभी चीज़ों में, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं प्रेजुडिसेस या सोशल एक्सक्लूजन। बताइए राइट आंसर। तो प्रेजुडिसेस का मतलब होता है किसी भी प्री कंसेप्ट नेगेटिव ओपिनियन के सहारे किसी को अलग रखना, ठीक है, बिना प्रमाण के बनी हुई धारणा, ठीक है। हमने मान लिया कि ये आदमी छोटा है, ये आदमी बड़ा है। स्टीरियोटाइप होता है फिक्स्ड ओवर सिंप्लीफाइड इमेज अबाउट अ ग्रुप। कोई भी ओवर सिंप्लीफाइड ग्रुप के बारे में हमने धारणा बना लिया कि ये ऐसा है, वैसा है, ठीक है ना। अगला है सोशल एक्सक्लूजन। इसमें होता है कि आपको डिप्राइवेशन, यानी ना आपको जॉब देंगे ना रिसोर्सेज देंगे, आपको अलग रखना है, आपको मेन स्ट्रीम में आने ही नहीं देंगे, ठीक है ना। ये इसका एक बेहतर एग्जाम्पल है। द नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन, अनजस्टिफाइड डिनायल ऑफ राइट्स, यानी हम जाएंगे आपको नहीं जाने देंगे। तो ये सब यहाँ पे फाइनल आंसर दिया हुआ है। बाइलिंगुअल समरी भी हमने दे दिया यहाँ पे, आप देख सकते हो। अमंग द फॉलोइंग आर प्रोपेगेटर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट में देखोगे आप, कबीर तो थे ही भाई, राणा संबा नहीं थे, गुरु नानक थे, बसवेश्वर थे। तो 3 लोग हो जाएंगे ए सी डी, यानी 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये डिटेल आंसर हमने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द 4 आश्रम इन ऑर्डर। अब कौन कौन से आश्रम है हमारे देखना। तो गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, और ये ऑप्शन में है। तो सबसे पहला क्या होता है? ब्रह्मचर्य 1 नंबर पे होता है, दूसरे नंबर पे होता है गृहस्थ, तीसरे नंबर पे वानप्रस्थ और चौथे नंबर पे संन्यास। या आपको हिंदी में चाहिए तो ये मिलेगा, ठीक है ना, ये सब हिंदी में यहां मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17, पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस पासिस थ्रू राइज एंड फॉल, साइक्लिकल। तो ये कैसे होता है भाई? तो अब यहां क्वेश्चन को देखेंगे आप तो समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन कितना टिपिकल है। मैं ऐसे क्वेश्चन को आपको दिखाऊंगा जो आपको समझ में आने लगेगा कि ये कितना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। डैश propounded the theory that societies pass through the periods of political vigor and decline, which is repeated in cyclic. He also gave the concept of retirees and speculators. तो किसने दिया था ये? तो ऑप्शन राइट आंसर यहां बताइए। कुछ लोग 2 कह रहे हैं, कुछ लोग 3 कह रहे हैं। याद रखिएगा विल्फ्रेडो पैरेटो, ये लोग यहाँ के नहीं है, ये ब्राजीलियन एंड उसी साउथ अमेरिका के रिलेटेड हैं। जैसे पॉलो फ्रायरी, इन्होंने बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये सब धीरे धीरे आपको पढ़ना होगा,
ठीक है, ये मतलब मैं बताऊं, ये अगर सही पूछे तो आपके लेवल से ऊपर की किताब है, ठीक है ना। इन्होंने, पैरेटो ने एक सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स थियरी दिया था कि सोसाइटी राइज फॉल करती है, सोसाइटी में पहले अच्छे लोग आएंगे, धीरे धीरे उनमें बुराई आती जाएगी, फिर वो फॉल हो जाएगा, फिर कुछ लोग अच्छे लोग आएंगे, फिर उसको ठीक करेंगे, ये चलता रहता है। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांस कल्चरल सोसाइटी, गिव एंड टेक, गिव एंड प्रोवाइड, स्नैच एंड एस्केप, एब्जॉर्ब, किस उस पर चलता है। ट्रांस कल्चरल का मतलब होता है हम आपके कल्चर में आ रहे हैं, आप भी हमारे में आओ, हम आपको दे रहे हैं कुछ, आप भी हमको दो, ये कहते हैं ट्रांस कल्चरल सोसाइटी में। गांधी आइडिया फ्रॉम ग्राम स्वराज्य, गांधी जी के आइडिया ग्राम स्वराज के लिए क्या थे, तो आपने अगर पढ़ा होगा गांधी को भी थोड़ा भी, तो आप इस चीज को समझ जाओगे कि गांधी का बेसिकली था सेल्फ गवर्निंग, ये याद रखना, सेल्फ गवर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग इनका कॉन्सेप्ट था, यानी गांव हो जो कि सेल्फ गवर्न हो और यहाँ के लोग सेल्फ सफिशिएंट हो, यानी वो खुद अपने हाथ से काम करे और खाए पिए, इससे स्वस्थ भी रहेंगे, उनको जॉब भी मिला रहेगा और एक वो रहेगी, सेल्फ सफिशियंसी रहेगी। आज जो जॉबलेसनेस है, क्योंकि कोई आदमी खुद से, जॉबलेसनेस नहीं है आज के ज़माने में, निकम्मापन है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप जरूर पैसा कमा सकते हो, आपको वो चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी और आप कमाओगे भी, अर्न करोगे कुछ समय के बाद, लेकिन दिमाग में है कि नहीं भाई मुझे तो वही पोस्ट चाहिए, ठीक है, तो इस वजह से लोग लगे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, फॉरेस्ट एक्ट, एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, क्या होगा करेक्ट आंसर, 1 A B D ऑप्शन 1। तो फॉरेस्ट एक्ट 1927, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, देखो ये कितना ज्यादा पूछ रहा है, इसलिए एक्ट्स को तो आपको याद करना ही पड़ेगा, यहां याद कर लो आपका अधिकतर काम हो जाएगा। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये पॉलिसी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, और 1973 में टाइगर एक्ट आया था। इसी तरीके से आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये बताइएगा एलिफेंट एक्ट कब आया था। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सेंटर, अब जिसमें देखोगे आप कारा एजेंसी जो होता है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज एजेंसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये सब है ऑप्शन आपको सजाने हैं, ठीक है, कौन किसके अंदर में है, क्लियर है। तो 3 तो हो जाएंगे। अब ये सोशल डिफेंस आपका नहीं आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है ना। अगला है अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड टॉइनबी, ए डैश इज, देखो टॉइनबी को अगर आप पढ़ोगे ना तो सेटलमेंट मूवमेंट से ये जुड़े हुए हैं, लेकिन डैश इज इसेंशियली रिलीजियस एंड एथिकल सिस्टम होल्डिंग स्वे ओवर एन एरिया लार्जर देन स्टेट और यूनियन। तो इनके कॉन्सेप्ट में आप अगर देखोगे तो सिविलाइजेशन ये यहाँ पे बैठेगा, टॉइनबी, हॉल, ये सब, ऑक्टेवियन ह्यूम, ये सब पढ़ोगे आप, सोशल वर्क की हिस्ट्री अगर आगे पढ़ोगे तब मिलेगा आपको। साइक्लिक थियरिस्ट ऑफ सोशल चेंज, कार्ल मार्क्स, टालकट पार्सन, ओसवाल्ड स्पैंगलर, अगस्ते कॉम्टे, कौन है, तो स्पैंगलर इज द राइट आंसर। साइक्लिक थियरी क्या होता है, देखो कार्ल मार्क्स को आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना, लेकिन आपने कार्ल मार्क्स का थियरी तो पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन ये थियरी आपने नहीं सुना होगा। सो साइक्लिक थियरिस्ट ऑफ सोशल चेंज, मैं इसमें गूगल से एक्चुअली देख रहा हूँ कि ये आपका स्पेलिंग इसका सही है कि नहीं, ऑसवाल्ड, ठीक है, स्पैंगलर, डेफिनेटली स्पैंगलर में मुझे कन्फ्यूजन था, PANGL नहीं, लेकिन स्पैंगलर ही है। तो स्पैंगलर की ये थियरी थी, याद रखिएगा। साइक्लिक थियरी का मतलब होता है चक्र, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, इन्होंने किताब लिखा था और उसमें ये बात की थी, क्लियर हो गया। कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म दिया है, पार्सन्स एंड कॉम्टे ने इवोल्यूशनरी थियरीज नॉट साइक्लिक। अब देखो इवोल्यूशनरी थियरी आप पढ़ोगे तो उसमें चार्ल्स डार्विन का भी मिलेगा, है ना, इन सब लोगों का मिलेगा। सो एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं तो कई बार क्वेश्चन रॉन्ग रहते हैं और उसमें स्पेलिंग की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक और साइंटिस्ट है वो PA उनका नाम है, इसलिए मैंने PE और PA में कंफ्यूजन आपको दूर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉन्डेड लेबर सिस्टम इन इंडिया, जमींदारी, रैयतवारी, हलपति, जीता। तो देखो ये जमींदारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, बॉन्डेड लेबर नहीं था। रैयतवारी भी था, डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन था, ये रैयतों से लिया जाता है, रैयत मतलब फार्मर्स एंड गवर्नमेंट के बीच में ये था। हलपति जो था बॉन्डेड लेबर, ये गुजरात में था। जीता सिस्टम ये कर्नाटका में था। शायद ये आप नहीं जानते होंगे, ये अलग अलग बॉन्डेड लेबर सिस्टम, बंधुआ मजदूरी, जैसे बिहार में बंधुआ मजदूर कहते हैं, वहां इसको इस नाम से जानते हैं, यहाँ इसको इस नाम से जानते हैं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अरेंज द पीजेंट मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट मैंने बताया था सोशल रिलीजियस मूवमेंट, और पीजेंट मूवमेंट बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, याद रखना है। तेभागा कब हुआ था, बारदोली कब हुआ था, चंपारण कब, ये डेट यहाँ मैच किया हुआ है, ठीक है। तो तेभागा 1945-46 में हुआ था, ये चला था आजाद भारत तक। बारदोली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था चंपारण में। बंगाल रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट के टाइम में, ये 1859 का काम है। अगला है टाइटल 2 सुप्रीम पावर ऑफ अ मोनार्क, सोवरेनिटी, स्ट्रक्चर, फॉर्डिज्म, पोस्ट फॉर्डिज्म। ये आपको थॉट एंड थियरी से रिलेटेड क्वेश्चन है।
ज़रूर इसको बताइएगा। आप लोगों के लिए मैं ऑफिशियल क्वेश्चन, ये मैं थोड़ा तेज़ी से स्क्रॉल करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो आपने देख लिया ऑलरेडी। तो मैं आपको यहाँ 1 सेकेंड, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, आप देख लो यहाँ पे किस तरीके से मैच करना है। सो वहाँ मैं बहुत इजी टाइप करके लिखा हूँ, लेकिन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। कौन किसका है, ये ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सोवरेनिटी, टाइटल टू सुप्रीम पावर, मोनार्क और गवर्नमेंट का जो सबसे अथॉरिटेटिव हाई पावर होता है वही होता है। स्ट्रक्चर, ए वेव ऑफ इंटरैक्शंस रेगुलर एंड रिकरेंट। फॉर्डिज्म, असेंबली द लाइन मेथड ऑफ मास प्रोडक्शन। पोस्ट फॉर्डिज्म, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन मेथड बाय एमएनसी। तो ये यूज होता है। मिक्स क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, ठीक है। वोटिंग एज, अगला क्वेश्चन था वोटिंग एज एंड रेगुलेशन लॉ। तो हमारा 18+ एज अगर है तो हम वोट दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, विच लेजिस्लेशन प्रोवाइड एवरी पर्सन हु इज नॉट लेस देन 18% ऑफ 18 years of the age on the qualifying date is ordinarily a resident in constituency shall be entitled to be registered in the electoral rolls। तो कौन सा है भाई, तो आपको अगर ये नहीं मालूम है तो इसको आराम से याद कर लीजिएगा। ये 61वां संविधान संशोधन, 61st संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 का है। इसमें डेट को 18 ईयर्स कर दिए गए थे, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन का जो स्ट्रक्चर था उसको भी बदला गया था। 3 वहां अभी होते हैं, देखोगे आप, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके अलावा 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं, आर्टिकल 324 से 329। कितना कुछ मैं बता देता हूं, है ना। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो। एंड दूसरी सबसे जरूरी चीज कि आपको दोस्तों को भी शेयर करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। 324 से 329 आर्टिकल है और इसमें ये 1989 में एज कम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 73rd अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है, बट व्हाट इज द क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन भी देखना है आपको। 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न में, तो 73rd अर्बन या पंचायती राज, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये पंचायती राज है। 74 अर्बन लोकल डेवलपमेंट जो म्युनिसिपैलिटी है इसका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटी। अगर पॉलिटी आपकी अच्छी नहीं होगी तो आप ये एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, मैं जानता हूं। पॉलिटी का पूरा प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, भूरे कमेटी, सांचर कमेटी, प्रकाश सिंह कमेटी। सो कौन है भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज किस में रिलेटेड है बताइए जल्दी से। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से ये बना था। इज इट करेक्ट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डैश हैज हैव ड्यूटी टू इंप्लीमेंटेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में कहा जाता है कि ये स्टेट के पर्स पे डिपेंड करता है। किसकी जिम्मेदारी है, डीपीएसपी को अप्लाई करना। यहां देख सकते हो डैश का कर्तव्य है कि भारत के संविधान में दिए गए नीति निश्चित सिद्धांतों को लागू करे। तो राज्य पे डिपेंड करता है। राइट आंसर इज राज्य, डिटेल आंसर हमने यहां दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 31। भारत के संविधान में राज्य के निर्देश किस देश से लाए गए हैं, यानी डीपीएसपी किस देश से लाए गए, फ्रांस, यूएस, स्विट्जरलैंड या आयरलैंड। तो राइट आंसर इज आयरलैंड। लेकिन आयरलैंड से ये लाया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और बट ये आयरलैंड भी कहीं और से लाया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में आयरलैंड से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, अभी आर्टिकल मैच करना है। विलेज पंचायत 40 में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में है, ठीक है ना। मैंने इसको ट्रिक भी दिया था, अगर आप याद करोगे तो। 43 जो है लिविंग वेज फॉर वर्कर, ये 43 हो जाएगा। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी बिलीफ 42 हो जाएगा। राइट टू वर्क एजुकेशन ये आई थिंक 41 इन्होंने दे दिया है यहाँ पे, हाँ ये हो गया। तो आपको मैच करा दोगे, डिटेल आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, प्लीज लाइक कर देना जरूर, आप सभी से रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 आर्टिकल 51 से है। पॉज करो वीडियो, आराम से क्वेश्चन करो, और हिंदी वाले स्टूडेंट हो अगर तो आप यहां से करो, ठीक है। बट द राइट आंसर इज 51 है, यानी कि ये बात है 51 आर्टिकल। अगर हम देखें तो ये अबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट फॉर नेशनल फ्लैग, ठीक है भाई, ये तो है वहां पे। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट चेरिश नोबल आइडियाज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ये भी है। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये भी है। प्रोपेगेट सुपरमेसी ऑफ वंस ओन कल्चर, नॉट इंक्लूडेड, ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट्स, ये क्या है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ये एग्जाम में आपके पूछा गया है कि डिसेबिलिटी एक्ट, जो एक्ट्स हैं जो सोशल वर्क से रिलेटेड हैं, उसको अरेंज करना है। यहाँ पे आपका हिंदी इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, द नेक्स्ट पार्ट इज हिंदी वाला क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड द राइट आंसर इज राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी 2016 में आया है।
रिहेबिलिटेशन काउंसिल 1992 का है। रिहेबिलिटेशन काउंसिल कब का है? 1992 का। द नेक्स्ट इज नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 का, जो देश का ट्रस्ट होता है वो। और मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 का है। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट इज 35, बिहेवियरिस्ट, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, साइकोडायनेमिक। ये इसका राइट आंसर है। बिहेवियरिस्ट, द इन्वायरमेंटल रीइंफोर्समेंट, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव, थॉट प्रोसेस, अनहेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। समझ में आ गया? राइट आंसर इज ऑप्शन 2। द नेक्स्ट इज, कौन किससे मिला हुआ है आप यहां देख सकते हो, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन 2 आप देख लो, यहां मैच कर लो, ए का 2 है, यानी कि बिहेवियरिस्ट, थियोरेटिकल। अगर हम इन्वायरमेंट को रीइंफोर्स, वो इन्वायरमेंट मत समझ लेना जो हवा पानी ये सब नहीं है, ये साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात हो रही है, ठीक है। बी का 1 यानी बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल होता है, बायोलॉजी से हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। कॉग्निटिव हमारे थॉट प्रोसेस जुड़ा है। साइकोडायनेमिक अनहेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म को प्रभावित करता है, ठीक है। सो डी का 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। जो लोग हिंदी वाले हैं देख लो भाई अभी आपको सरप्राइज मिलेगा, ठीक है ना। अगला है सीक्वेंस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट से। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज 1938, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया था? 1921 में। सब याद रखना है आपको। बहुत बच्चे कहते हैं सर आप इतना याद कैसे रखते हो? अरे पढ़ा हूँ तभी तो एग्जाम निकाल पाया हो ना। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1982 का है। इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी 1987 का है, और ये पहले फॉरेस्ट कॉलेज था, इसको बदल दिया गया। नेशनल ग्रीन कॉर्प्स 2001 में बना है। क्रोनोलॉजी ऑर्डर फिट करना था, क्वेश्चन आप देखना चाहोगे? लो देख लो आप। The next question is, components make the functional aspect of ecosystem. The question of ecosystem, इसके लिए आप ecosystem का पढ़ोगे, NCERT is perfect। NCERT जहाँ जहाँ ecosystem है 6 to 12 आप एक बार देख लो, 2-3 चैप्टर होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, पढ़ लोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो ए बी सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एनर्जी साइकिल यस, प्रोड्यूसर यस, माइक्रो कंज्यूमर्स यस, इवोल्यूशन नहीं है, बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, pollutants that are produced in atmosphere where certain chemical reaction take place among primary pollutant, ये सेकेंडरी कहलाते हैं। देखो वो प्राइमरी कहलाएंगे या सेकेंडरी, अगर थोड़े से केमिकल रिएक्शन के बाद होता है। तो आपको अगर ये पढ़ा होगा आपने, तो पॉल्यूटेंट्स के फीचर को पढ़ोगे तो कुछ ऐसे होते हैं जो आपको, मतलब कि वो आपके रिएक्शन से बाद बनेंगे, यानी पहले बना पॉल्यूटेंट था, रिएक्शन होगा तो कुछ और बन जाएगा, तो क्या होगा? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होगा वो। जैसे SO2, कुछ होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, SO2, NO एंड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है ओजोन। जैसे ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल हैं, एक और मिल गया तो ओजोन हो गया, खतरनाक गैस है ना। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये जहर का काम करता है। स्मॉग, फॉग और स्मोक मिल गया ठंडी के दिन में, पूरा दिल्ली में एकदम हाहाकार मचा हो। मैं दिल्ली था, जिंदगी में कभी दिल्ली जाना नहीं चाहूँगा, मतलब ये मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ दिल्ली की। वैसे जिम से आके मैं थूक फेंकता था ना, काला काला निकलता था। क्या स्थिति है भाई? क्या हमने जो है यही राजधानी हमने बनाया है, ठीक है। एंड दैट इज बाउंड कंस्ट्रक्टेड फॉर स्टोन और रैप्ड इन गैल्वेनाइज्ड चेन लिंक, क्या कहते हैं इसे? गैबियन स्ट्रक्चर, अर्थ एंड चेक बाउंड। ये आपको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक ऊपर था, यहाँ देखो, गैबियन संरचना कहते हैं इसको, ठीक है। गैबियन स्ट्रक्चर। इरोजन कंट्रोल, स्लोप स्टेबिलिटी, स्मॉल चेक डैम्स में ये यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, अब तो ऊपर इसका आंसर भी मिल गया है आपको, तो जल्दी से कमेंट करो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था भाई? 1986 में। चलो ये याद रखिए। डैश वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इंक्लूडिंग द फॉलोइंग 3 मेन कंपोनेंट्स। तो वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन है, और इसको याद रखिएगा। इंटीग्रेटेड कंपोजिट सिस्टमेटिक रीइंकर्सन, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट। The lowest power layer of the atmosphere, troposphere, stratosphere, ionosphere, exosphere, ठीक है। 43, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। 42 क्वेश्चन है। लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर है, ये हो गया है। इसका मैंने फोटो वाइज आपको नोट्स में दिया हुआ है, डू नॉट वरी। और जो आपके सिलेबस में है ना, वही यहाँ पूछा गया। ये कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी से है, साइकोलॉजी से।
एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में आप पढ़ोगे सेल्फ स्टीम, सेल्फ इफिकेसी, ये सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, जब हम अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाते हैं उसे सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, चलो तो राइट आंसर यहाँ पे आपको दिया हुआ है 44। आई थिंक नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया, वो ठीक हो जाएगा, डू नॉट वरी। ये आपको 43 है। हाँ, सिर्फ क्वेश्चन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड चेंज, क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्स, इम्यूनाइजेशन, सेलेक्टिंग अटेंशन ऑफ रिसीवर, कंटेंट ऑफ मैसेज। तो आप यहाँ देखोगे ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच के पहले वाला क्वेश्चन है ये, क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्स, सेलेक्टिव अटेंशन ऑफ रिसीवर, कंटेंट ऑफ मैसेज, ACD इज राइट आंसर। ठीक है, अगला ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच यानी थियोरेटिकल पार्ट अब आ रहा है क्वेश्चन का। हिंदी वाले बच्चों हिंदी वाले देख लो। ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच डेवलपमेंट ऑफ कन्ग्रुएंस इज सपोर्टेड बाई, कन्ग्रुएंस मतलब होता है समानता, समान, लाइकनेस, लाइकहुडनेस। ठीक है ना, तो यहाँ देखो इसको, हिंदी वाले देखना चाहो तो हिंदी के क्वेश्चन भी देख लो। थोड़ा सा ये बड़ा है इसलिए स्क्रॉल करना पड़ता है, तो थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, बट ये चीज़ है ऐसी। B, D and E, ठीक है, राइट आंसर B, D and E। अकॉर्डिंग टू O. Wilson, द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ऑल सोशल बिहेवियर, तो इसको सोशल बायोलॉजी करते हैं। बायोलॉजिकल बेसिस पढ़ोगे अगर किसी बिहेवियर का तो उसको सोशल बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखो इसका राइट आंसर क्वेश्चन यहाँ पे है। अब आएंगे आपके सरप्राइज की तरफ। अ मोड ऑफ थिंकिंग इन विच डिजायर टू रीच यूनानिमस एग्रीमेंट ओवरराइड्स द विश टू अडॉप्ट प्रॉपर रेशनल डिसीजन, तो ये क्या होगा राइट आंसर, ग्रुप थिंकिंग। ठीक है, ग्रुप थिंकिंग आइवर जेनिंग्स का दिया हुआ है। ग्रुप थिंक में मेंबर्स को कंसेंसस होता है। ग्रुप क्रिटिकल थिंकिंग, मान लो 10 लोग हैं, 10 में कोई क्रिटिकल थिंकिंग भी देता है तो उसमें क्या होगा कि वो विद्वान भी होगा तो लोग सोचेंगे अरे छोड़ो ना, सभी लोग जब सहमत हैं इससे तो इसको ग्रुप थिंकिंग कहते हैं मॉडल। ठीक है, जैसे घर में होता है, सभी लोग, आप सबसे अच्छा बात कर रहे हो लेकिन सभी लोग सहमत हो जाएंगे नहीं इसका नहीं किया जाए, तो उसको ग्रुप थिंकिंग कहेंगे। इल्यूजन ऑफ इनवल्नरेबिलिटी, सप्रेशन ऑफ डिसेंट, कन्फर्मिटी, प्लेजर, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ये आपको शायद अगले बार में समझ में आए। ठीक है ना। थेरेपेटिक अप्रोच डेवलप्ड बाय कार्ल रॉजर्स, तो कार्ल रॉजर्स का क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है, ये याद रखिएगा आप ध्यान से। क्लाइंट सेंटर्ड यानी कार्ल रॉजर्स ने पूरा डिजाइन रेडी किया हुआ है कि सीधे क्लाइंट पे फोकस करो, उसको कैसे ठीक करना है। जैसे एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन थेरेपी है, हर तरह के थेरेपी यूज होते हैं, है ना। साइको एनालिसिस है, साइको डायनेमिक्स ठीक करने के बहुत सारे थेरेपी हैं। तो क्लाइंट को सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, पर्सनल ग्रोथ का हो जाए तो वो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है ना। कॉग्निटिव बिहेवियर है आरोन बैक का, साइको डायनेमिक फ्राइड का है, मैंने कहा ना बहुत सारे हैं। रेशनल इमोटिव थेरेपी अल्बर्ट इलिस के हैं। 49 है फॉर्म ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन यूजिंग काउंटर कंडीशनिंग एंड रेसिप्रोकल इनहिबिशन, डेवलप्ड बाय जोसेफ वोल्पे, टेक्निक यूज्ड मेनली फॉर फोबिया एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स। ठीक है, टू अपोजिट रिस्पॉन्सेज, फियर एंड रिलैक्सेशन, ये सब आपको वहां दिखेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म रेफर्स टू वेंटिंग एन इमोशन। क्वेश्चन पहले आप देख लो। ठीक है, कार्ल रॉजर्स का ये क्वेश्चन है, हिंदी में ये है। प्लीज वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड देन यू हैव टू आंसर। फॉर्म ऑफ मॉडिफिकेशन यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंटर कंडीशनिंग, काउंटर कंडीशनिंग एंड रेसिप्रोकल इनहिबिशन। A term that refers to venting an emotion और getting out of one system, इसको कहते हैं कैथारसिस। जब आप अपने इमोशंस को बोलते हो ना कि नहीं यार मेरे साथ ये हुआ वो हुआ मुझे बहुत दिक्कत है, उसको कैथारसिस बोलते हैं। उसी से आपका एनालिसिस हो पाएगा कि आपको रियल में प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि लोग आजकल प्रॉब्लम दूसरे से डिस्कस नहीं करते। सिर्फ 24 घंटे में कोई 2 मिनट खुश रह रहा है, उसको डाल दे रहा है फेसबुक पे, वो 2 मिनट उसके 24 घंटे नहीं है, और आप देख करके उसको डिप्रेस्ड हो जाते हो। ये बेवकूफ़ी है एक तरीके से। कैथारसिस में मन के अंदर जो दुख है, अवसाद है, डिप्रेशन है, सप्रेशन है, कुछ भी हो, आप उसे बोलते जाओ डॉक्टर के सामने या साइकोलॉजिस्ट के सामने या किसी दोस्त के सामने, उसे ही कैथारसिस कहते हैं। वेंटिंग आउट इमोशन, वेंटिंग मतलब एकदम उल्टी कर देना, है ना, ये समझ लो आप। ठीक है, भावना को बाहर उड़ेलना या सिस्टम से बाहर निकालना, कैथारसिस कहते हैं उसको, भाव विरेचन हिंदी में कहते हैं। अब आपके लिए सरप्राइज है कि इसके आगे के 75 क्वेश्चन टोटे होते हैं, यानी 25 क्वेश्चन आपके अभी बच रहे हैं। याद रखिएगा ये 25 क्वेश्चन, देखिए आप आगे है, ये आपको मैं अपने एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट पे इसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में यहाँ दिख रहा है वैसे ही आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, और इसका सॉल्यूशन तो डेफिनेटली मैं दूंगा, टेंशन नहीं लो। आपके कमेंट पे डिपेंड करता है, अगले पार्ट 2 वीडियो में दे दूंगा। लेकिन ये सारे क्वेश्चन 25 अगले ये आपको मिलेंगे कहाँ पे, हमारे एप्लीकेशन पे, प्रैक्टिस टाइप, यानी MCQ मॉक टेस्ट जैसे होता है, जैसे यहाँ दिया है
एकदम ओरिजिनली ऐसे टाइप्ड वर्जन में आपको मॉक प्रैक्टिस कर लेना है, अगले 25 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है, और उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, डू नॉट वरी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं जल्द, थैंक यू।